आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर आज भारत के पास अपना फाइटर जेट इंजन होता तो शायद तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी के लिए हमें उतना नहीं तरसना पड़ता जितना हम तरस गए। एमका के लिए भी विदेशी कंपनियों के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती, और शायद भारत भी अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे उन चुनिंदा देशों में शामिल होता जो अपने लड़ाकू विमानों के साथ साथ उसका इंजन भी खुद बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या भारत के वैज्ञानिक असफल हो गए थे? क्या कावेरी इंजन वास्तव में इतना बेकार था, या फिर हमसे कुछ ऐसी बातें हैं जो छिपाई गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत ने खुद ही अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट को बंद कर दिया हो? क्योंकि अब रिपोर्ट जो सामने आ रही है वो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। पूर्व वाइस एडमिरल रमन पुरी सर का एक बयान इस सामने आया है जिसको पढ़ने के बाद पूरे डिफेंस सेक्टर में एक नई बहस छोड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि कावेरी इंजन की फंडिंग रोकना भारत सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। तो क्या भारत सरकार ने जानबूझकर इसकी फंडिंग रोक दी थी? और अगर ये बात सही है तो आखिर उस समय ऐसा फैसला लिया क्यों गया? कारण क्या रहे होंगे? आज के इस वीडियो में हम पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से अंत तक समझेंगे। ये सिर्फ क्योंकि ये एक खबर नहीं है, ये पूरी कहानी है जो शायद आपने पहले कभी सुनी ही नहीं है, और अगर सर का बयान ना आता तो शायद हम कभी सुनते भी नहीं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। पहले हम समझते हैं कि भारत को अपना इंजन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, 1990 के दशक में भारत ने तेजस प्रोग्राम पे आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही एक बहुत बड़ी समस्या सामने आने वाली थी कि विमान बनाना तो आसान नहीं था, लेकिन इंजन बनाना उससे भी ज्यादा कठिन था। और ये बहुत कठिन काम था और उसका इंजन बनाने का लेकिन हमने वीणा उठाया कि आज नहीं तो कल हम अपने फाइटर जेट के लिए जो इंजन है वो बना लेंगे। फाइटर जेट का इंजन पूरी मशीन का दिल होता है, या यूं कह लें पूरे एयरक्राफ्ट का दिल होता है, और अगर इंजन रिलायबल नहीं है तो पूरा विमान बेकार हो जाता है। उस समय दुनिया के केवल कुछ ही देशों के पास ये आधुनिक टर्बोफैन इंजन बनाने की तकनीक थी। इसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के नाम थे, और बाद में चीन ने भी इसी दिशा में एक लंबा संघर्ष किया। भारत ने सोचा कि अगर हमें वास्तव में आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपना इंजन बनाना ही होगा, और यहीं से जन्म हुआ कावेरी इंजन प्रोग्राम का। अब कावेरी इंजन बनाना इतना मुश्किल क्यों था, ये जानना जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि इंजन बनाने का मतलब ये है कि कुछ टरबाइन ब्लेड्स, कुछ पाइप और बस, लेकिन ये असलियत बिल्कुल अलग है। एक आधुनिक फाइटर जेट इंजन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। करीब 20,000 आरपीएम पर यह घूमता है, और टरबाइन के अंदर का तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन 1700 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टरबाइन का टेम्परेचर पहुंच जाता है। तापमान इतना कि सामान्य स्टील कुछ ही समय में पिघल जाए। इसके बावजूद इंजन को हजारों घंटे लगातार चलना होता है, और यही वजह है कि इंजन बनाना पूरे लड़ाकू विमान बनाने से भी ज़्यादा कठिन काम माना जाता है। तो कावेरी इंजन फंसा कहाँ पे? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कावेरी इंजन पर्याप्त थ्रस्ट नहीं दे पाया, और ये बात आधी सही है। असल समस्या केवल थ्रस्ट नहीं थी। वाइस एडमिरल रमन पुरी सर की बात माने तो उन्होंने कहा कि भारत के पास हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी ही नहीं थी। मतलब कि हम इंजन बनाते थे, और इंजन का असली परीक्षण भारत में तो क्योंकि हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो हर बार हमें उस माइनर टेस्ट के लिए भी इंजन को रूस भेजना पड़ता था। अब रूस में जाने का मतलब ये भी नहीं था कि इंजन पहुंचा, रूस ने टेस्ट बेड पे लगाया, टेस्ट हुआ, रिजल्ट मिला और हम इंजन लेके चले आए। असलियत एकदम अलग थी। उन्होंने कहा कि रूस में जब इंजन भेजा जाता था तो पहले तो हमें टेस्ट का महीनों इंतजार करना होता था। टेस्ट पूरा होता था, फिर इंजन भारत आता था, उसमें फिर सुधार होता था, और हमें फिर रूस के पास जाना पड़ता था। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस काम में अमेरिका एक सप्ताह लगा था, उसी काम में भारत को कई महीने लग जाते। इनफैक्ट कई बार तो साल साल तक इंतजार करना पड़ता। यानी समस्या इंजीनियरों की नहीं थी, समस्या सिस्टम की थी। तो क्या कावेरी इंजन सफल होने के करीब था? और यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा भी होता है। वाइस एडमिरल रमन पुरी सर बताते हैं कि अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते कावेरी का ड्राई थ्रस्ट लगभग लक्ष्य के आसपास पहुंच चुका था। आफ्टर बर्नर में कुछ तकनीकी कमियां थीं, लेकिन जीटीआरई को विश्वास था कि वो इंजन को कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर परीक्षण आगे जारी रहे तो इंजन पूरी तरीके से सफल भी हो सकता है। यानी ये कोई मृत परियोजना नहीं थी, बस उसे समय चाहिए था, और पॉलिटिकल विल के साथ साथ अच्छी फंडिंग भी चाहिए थी। तो अचानक सब कुछ बदल क्यों गया? अब यहीं पे कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। डीआरडीओ चाहता था कि कावेरी का विकास जारी रखा जाए, साथ में जरूरत पड़ने पर यूरोजेट EJ-200 को विकल्प के तौर पर रखा जाए। लेकिन बाद में एक समिति ने अपना फैसला दिया कि तेजस में केवल GE F404 इंजन ही लगाया जाएगा, इसके अलावा कोई और इंजन नहीं आएगा। और यही फैसला कावेरी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि जैसे ये फैसला सामने आया समिति का, कावेरी की फंडिंग को धीरे धीरे बंद कर दिया गया, या बंद नहीं कह सकते बल्कि बहुत कम कर दिया गया।
और इससे हुआ ये कि टीमें बिखरने लगी और भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम लगभग रुक ही गया था। अब इस फैसले की कीमत भारत आज तक चुका रहा है। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 1 अल्फा को बना रही है, लेकिन इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से आता है। अगर इंजन देर से आए तो पूरा उत्पादन रुक जाता है और यही हाल हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि एक इंजन की वजह से भारत का सबसे बड़ा फाइटर जेट प्रोग्राम काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इंजन में डिलीवरी की डिले से यहाँ पर एचएएल की उत्पादन लाइन भी प्रभावित हुई है और भारतीय वायुसेना को विमान मिलने में देरी भी हुई है। लेकिन यानी एक बात आप याद रखिए कि अगर इंजन आपका नहीं है तो वो समय भी आपका नहीं है, ऐसा वाइस एडमिरल का कहना है। अब क्या कावेरी इंजन काम आ सकता है हमारे आज भी? वाइस एडमिरल रमन पुरी सर का कहना है कि बिल्कुल कावेरी इंजन आज भी हमारी मदद कर सकता है। आज ये तेजस के लिए आदर्श विकल्प भले ना हो, लेकिन 72 किलोटन श्रेणी का इंजन अनमैन एरियल व्हीकल, अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल या जो टेस्ट एयरक्राफ्ट है इसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और भविष्य के कई अनुसंधान कार्यक्रमों में उपयोगी साबित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इंजन बनाते रहने से जो देश का अनुभव है वो लगातार बढ़ेगा और हमें इसका फायदा आज नहीं तो कल अपने प्रोग्राम में मिलेगा। एमका के लिए भी उन्होंने कहा एक बड़ा सबक है। आज भारत एमका बना रहा है, लेकिन इसके लिए भी 120 किलोटन का जो इंजन है उसकी ज़रूरत है। यही कारण है कि भारत आज फ्रांस के साथ मिलकर नया इंजन विकसित करना चाह रहा है और उस योजना पर काम भी किया जा रहा है। लेकिन रमन पुरी सर का कहना है कि अगर कावेरी इंजन लगातार चलता रहता तो शायद आज भारत की स्थिति बिल्कुल अलग होती जो आज है। तो भारत को क्या करना चाहिए? उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को एक नहीं बल्कि 3 इंजन एक साथ विकसित करने चाहिए, 90 किलो न्यूटन, 98 किलो न्यूटन और 120 किलो न्यूटन, ताकि एक इंजन बनाने में 10 से 15 साल लगें तो उसी अवधि में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद होने चाहिए। और अगर विकास देर से शुरू हुआ तो विमान तैयार होने तक इंजन नहीं मिलेगा। तो उन्होंने यही कहा कि हमारे पास अवसर आए, लेकिन हमने उन अवसरों को नज़रअंदाज किया, उनको भुनाया नहीं। अब भारत के सामने अभी भी बहुत चुनौतियां हैं। भारत को आज भी जो है सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड, एडवांस हॉट सेक्शन मटेरियल, नई पीढ़ी के फेडैक सिस्टम जैसी तकनीकों का लंबा सफर तय करना है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति अवश्य करी है, लेकिन अभी भी लक्ष्य पूरी तरीके से हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों की कमी भी आज एक बहुत बड़ी चुनौती है। रमन पुरी सर ने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के समय में डीआरडीओ में बड़ी संख्या में वैज्ञानिक काम कर रहे थे। आज अनुभवी वैज्ञानिकों की कमी महसूस की जा रही है। नई भर्ती अनुभवी वैज्ञानिकों को बनाए रखना और युवा इंजीनियर्स को तैयार करना उतना ही जरूरी है जितना कि नई तकनीक विकसित करना। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी देखी गई है, जिसका रिजल्ट हमें साफ साफ देखने को मिलता है। हमें इन सब चीज़ों को नियंत्रित करना होगा, इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करना होगा अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड समय में जो उन्नत इंजन है वो उपलब्ध हो। तभी हमारी असली आत्मनिर्भरता होगी और तभी हम अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। यानी कावेरी इंजन की कहानी सिर्फ एक इंजन की कहानी नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जो हर उस देश को करना पड़ता है जो तकनीक में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।